नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर बेस्ट सेलर मैं मन हूँ दीप त्रिवेदी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 4 मेरी शक्तियों के केंद्र। यहाँ भी मेरा कमाल देखो। मैं अपने नटखटपन से बाज तो अपने बारे में बताते वक्त भी नहीं आया। मैंने अपने उपद्रवी स्वरूपों के बारे में आपको पहले बता दिया था। हालांकि साथ ही मैंने यह भी समझा ही दिया था कि वे मेरे स्वाभाविक स्वरूप नहीं हैं। वे सब आपकी नासमझी के कारण अस्तित्व में आते हैं। वरना जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं आपको यह बता दूं कि वास्तव में मैं एक से एक अद्भुत शक्तियों का भी स्रोत हूँ। आपके पूरे अस्तित्व में एक मैं ही हूँ जो न सिर्फ संपूर्ण कुदरत के अस्तित्व से जुड़ा हुआ हूँ बल्कि आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाले तमाम परिणामकारी कार्य करने में भी सक्षम हूँ। यानी कुदरत की परम सत्ता से आपका कम्युनिकेशन भी सिर्फ एक मेरे थक ही संभव है और जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु भी आप मेरे ही शक्ति के केंद्रों के मोहताज हैं। और इस अंतिम वाक्य को और स्पष्ट करूं तो मेरे इन शक्ति के केंद्रों को सक्रिय किए बगैर कोई मनुष्य कभी भी सुखी व सफल नहीं हो सकता है। वहीं कौन कितना सुखी व सफल होगा, इस बात का भी सीधा ताल्लुक सिर्फ मेरे शक्तियों के केंद्र उस मनुष्य में किस अनुपात में सक्रिय हैं उस पर निर्भर है। अन्यथा आप बाहर से 1000 उपाय क्यों न कर लें, कितना ही ज्ञान क्यों न ओढ़ लें या कितनी ही मेहनत क्यों न कर ले, लेकिन आप जीवन में ना तो अस्थायी तौर पर सुखी रह सकते हैं और ना ही कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। वरना शिक्षा, मेहनत, इरादे, धर्म, समाज या परिवार तथा मित्रों की तो कहीं किसी के पास कोई कमी नहीं। फिर क्यों लाखों में 10-20 ही अपना जीवन सार्थक बना पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लाखों में 10-20 ही अपने भीतर मेरे शक्ति के केंद्रों को सक्रिय कर पा रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं अपने उन शक्ति के केंद्रों के बाबत विस्तार से चर्चा करूं, मैं आपको यह बता दूं कि वे सक्रिय अपने ही प्राकृतिक नियमों से होते हैं और इसमें न तो प्रकृति किसी के साथ कभी पक्षपात करती है और ना ही मेरे तल पर इस बाबत कभी कोई पक्षपात किसी के साथ होता है। मनुष्य की इतनी असफलता का एकमात्र कारण उसका मेरी शक्ति के केंद्रों से अनजान होना है। ऐसे में उन शक्ति के केंद्रों को सक्रिय कर पाना या उन्हें सक्रिय करने के नियम जानना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात होगा। अभी तो मैं आपको अपनी शक्तियों के बाबत बताऊं, वैसे उस बाबत भी क्या बताऊं। मैं तो ऐसी शक्ति से भरा पड़ा हूं कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। मनुष्य जाति का इतिहास थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर सफलता के पीछे मैं नज़र आऊँगा। जितने भी सफल, सुखी व बड़े लोग हुए हैं, सबने जाने अनजाने मेरी शक्तियों का भरपूर उपयोग किया ही है। यह बात पूरी दृढ़तापूर्वक समझ लेना कि कहीं कोई इसलिए सफल व सुखी नहीं है कि वह अच्छा आदमी है। कोई इसलिए भी सुखी व सफल नहीं है कि वह बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है, वह समाज के सारे नियम मानकर चलता है। ना ही कोई अपनी डिग्रियों या मेहनत के कारण सुखी व सफल है तथा नियमित मंदिर मस्जिद जाता है, इसलिए तो कोई भी सफल नहीं है। यदि ऐसा होता तब तो विश्व में सफल व्यक्तियों की बाढ़ ही आ गई होती, क्योंकि मंदिर मस्जिद तो 100 में से 99 लोग जा रहे हैं। पर नहीं, सफलता दिलाना या मनुष्य को सुखी व प्रसन्न रखना मेरा काम है और मेरा उपरोक्त में से किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो अपने नियम से
सब में समान रूप से सक्रिय हूँ। या तो मेरी शक्तियों का उपयोग कर लो या फिर मेरे विध्वंसक स्वरूपों का भोग बनने हेतु तैयार रहो। यानी या तो सफलता के शिखर छू लो या फिर जीवन भर मुसीबतों की गहरी खाइयों में गोते लगाते रहो। फिर कि बीच की कोई राह मेरे तल पर है ही नहीं। और इस बात को अच्छे से समझाने हेतु मैं यहाँ एक बार फिर समझा दूँ कि बच्चा प्रायः सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होता है और फिर जो कि स्वाभाविक रूप से मेरी शक्ति का अद्भुत केंद्र है। यदि परिवार, समाज या स्कूल ने बच्चे की इच्छा, उसकी प्रज्ञा, उसके स्वभाव व उसकी जिद को पहचान कर उसे सहयोग देना सीख लिया तो वह उस नन्ही सी उम्र में ही मेरी शक्ति के केंद्रों में गोते खाना शुरू कर देगा। वहीं यदि अनुशासन या व्यर्थ के ज्ञान के नाम पर उसे दबाया या उसकी प्रतिभा की अवहेलना कर उसके साथ जबरदस्ती की गई तो वह बेचारा जल्द ही मेरे विध्वंसक स्वरूपों का भोग बनने पर मजबूर हो जाएगा। यानी बच्चे का लालन पालन ही वह निर्णायक घड़ी है जो उसके जीवन की दशा व दिशा दोनों तय कर देती है। अतः बच्चे का उत्साह बढ़ाएं, उसकी प्रतिभा व शक्तियों को पहचानें तथा उसकी इच्छाओं का सम्मान करें। हाँ, जहाँ आवश्यक है उसे गाइड करें, उसे संसार के तौर तरीके सिखाएं, परंतु इस पूरी प्रोसेस में उसका प्रेम व क्रोध न दबने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। बच्चा जिद्दी है, शैतान है, ऐसा मत सोचे यह कि वह ऐसा है, इसका अर्थ ही यह है कि वह शक्तिशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। बस उसकी इस ऊर्जा को उसकी प्रतिभा की दिशा में ढाल दीजिए, फिर देखिए कैसे उसकी शक्ति की केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। कुल मिलाकर बच्चे के साथ चाहे जो करें, पर इस बात का विशेष ध्यान दें कि उसका क्रोध व प्रेम न दबने पाए। यदि एक मात्रा से ऊपर वह दब गया तो उसका कॉन्शियस के साथ साथ सब कॉन्शियस व अनकॉन्शियस माइंड बनना भी चालू हो जाएगा। और यह स्पष्ट समझ ले कि ये तीनों माइंड खराब भावों व धक्कों के स्टोरेज टैंक हैं। फिर जीवन भर बच्चा उन टैंकों से आई सप्लाई झेलता रहेगा। इसलिए विज्ञान कहता है कि सीखने योग्य वस्तु तो बच्चा 4 या 5 वर्ष तक की उम्र में ही सीख जाता है, और वह यही है जो मैं कह रहा हूँ कि उसका सुपर कॉन्शियस माइंड बच पाया है या नहीं। खैर, यह बात दोहराकर मैंने एक बार फिर आपसे होने वाली सबसे बड़ी चूक की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया। बस यह कभी मत भूलना कि बचपन ही मनुष्य के जीवन का टर्निंग पॉइंट है। नादानीवश वहाँ चूक गए तो चूक गए। सो उम्मीद करता हूँ कि अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि मेरी शक्ति के इन केंद्रों को आपको क्यों बचाए रखना है, साथ ही मेरे विध्वंसक स्वरूपों से कैसे बचना यह भी आप समझ गए होंगे। सो अब मैं आपको अपने शक्ति के केंद्रों व उनकी कार्यप्रणाली के बाबत विस्तार से बताता हूँ। मेरी शक्तियों के मोटी तौर पर 4 प्रमुख केंद्र हैं। पहला, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड और अल्टीमेट माइंड। पहला, सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड, वैसे तो इस स्वरूप के बारे में मैं काफ़ी बातें विस्तार से बच्चों का मन समझाते वक्त कह ही चुका हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि ध्यान, उत्साह व आत्मविश्वास इस मन का स्वाभाविक गुण होता है। जिस किसी भी मनुष्य ने जीवन में जो भी बड़ी सफलताएं पाई है, फिर वह चाहे जानता हो या न जानता हो, परंतु उसने यह सफलता इसी मन के सक्रिय होने के कारण पाई है। इस बात को थोड़ा थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से समझे, जिन्होंने न सिर्फ बल्ब खोज दुनिया को रोशन किया, बल्कि कुल
1093 पेटेंट अपने नाम रजिस्टर भी कराए। आपको ज्ञात ही होगा कि 7 वर्षीय एडिसन को स्कूल में टीचर ने कमज़ोर विद्यार्थी कहा था। उनका कहना था कि वह हर बात में फिजूल के सवाल बहुत पूछता रहता है। जब उसकी टीचर माँ नैन्सी को इस बात का पता चला तो वह अपने पुत्र का यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे अपने पुत्र की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। बस उसने एडिसन को स्कूल से ही उठवा लिया। उसके बाद एडिसन की माँ ने 1-2 स्कूल में और कोशिश की, लेकिन ना तो एडिसन ही बदले और ना ही स्कूलों का रवैया उनके प्रति बदला। बस उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाने का निर्णय लिया। इस एक निर्णय ने एडिसन का जीवन ही बदल दिया। एडिसन को स्कूल में बार बार बेइज्जत होने से छुटकारा मिल गया और कहने की ज़रूरत नहीं कि इस कारण उन्हें अपना प्रेम या क्रोध भी नहीं दबाना पड़ा और निश्चित ही उस कारण उनके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड मजबूत नहीं हुए। माँ द्वारा प्रेम पूर्वक पढ़ाए जाने से उन्हें कोई अड़चन नहीं थी। उधर माँ को भी अपना लाडला चाहे जितने सवाल पूछे कोई शिकायत नहीं थी। 3-4 वर्ष माँ से शिक्षा प्राप्त करते करते विज्ञान और उसके प्रयोगों की ओर उनका आकर्षण जागा और घर के हालात देखते हुए इस हेतु उन्हें स्वयं कमाना जरूरी था, तो एडिसन को इससे क्या एतराज़ था। उधर माँ की ओर से उन्हें पूर्ण प्रेम व विश्वास उपलब्ध ही था। 11 वर्षीय बालक स्वयं कमाने हेतु कभी फल की दुकान लगाने लगा तो कभी ट्रेन में अखबार बेचने लगा और उन कमाए पैसों से उन्होंने घर पर तथा मौका मिलते ही ट्रेन में अपना लेबोरेटरी स्थापित की। परंतु बालक प्रयोग करेगा तो गड़बड़ी तो होगी ही। अनेकों बार उनकी लेबोरेटरी कभी पिता द्वारा तो कभी ट्रेन के कंडक्टर द्वारा बंद करवा दी गई। परंतु जैसा मैंने कहा कि उत्साह, ध्यान व आत्मविश्वास सुपर कॉन्शियस माइंड का स्वाभाविक गुण होता है और अंत में कभी ना थकने और न हारने वाले अनपढ़ एडिसन ने न सिर्फ सर्वाधिक आविष्कार किए बल्कि बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को रोशन भी कर दिया। आप एडिसन का पूरा जीवन पढ़ेंगे तो स्वतः ही समझ जाएंगे कि उनकी सारी उपलब्धियां उनके ध्यान, उत्साह व आत्मविश्वास को ही आभारी है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि बच्चों के सुपर कॉन्शियस माइंड को बचाए रखने का कितना महत्व है। इसके अलावा वह 1000 काम करे या कितनी ही डिग्रियां हासिल क्यों न कर ले, वह सफल व सुखी कभी नहीं हो सकता है। इसी बात को विश्व में कर्मठता का प्रतीक मानी जाने वाली हेलेन केलर के जीवन से भी समझा जा सकता है। हंसती खेलती प्रतिभावान हेलेन जब सिर्फ 1.25 वर्ष की थी तो उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया। बुखार तो ठीक हुआ पर उससे उनके बोलने, सुनने व देखने की क्षमता जा चुकी थी। ऐसे में उनकी माँ कैथरीन केलर व उनके पिता आर्थर केलर ने मातम मनाने की बजाय नन्ही हेलेन पर ध्यान देना ही उचित समझा। उसका जीवन पूरी तरह अंधकारमय हो जाने के बावजूद उन्होंने उसे इतना प्यार दिया कि उसका सुपर कॉन्शियस माइंड पूरी तरह सलामत रहा। उसकी हर इच्छा पूरी करने के कारण इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद हेलेन को अपना क्रोध और प्रेम नहीं दबाना पड़ा। बस फिर वह हेलेन 7 वर्ष की हुई तो उन्हें एन के रूप में एक टीचर मिली जिसने हेलेन के मन में पढ़ने की इच्छा जगाई। यह अपने आप में एक चमत्कार था। बोलने, सुनने व देखने की क्षमता खो चुकी हेलेन ने तत्कालिक प्रभाव से पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी टीचर एन उसे कार्डबोर्ड पर उभरे शब्दों के जरिए पढ़ाती थी। अब तीनों प्रमुख इंद्रियां खो चुकी हेलेन को तो इससे ज़्यादा रुचिकर और कुछ लगने का सवाल ही नहीं उठता था। बस
एन की लगन व हेलेन के उत्साह का ऐसा तो तालमेल हुआ कि जल्द ही हेलेन ने शब्द पढ़ना और फिर उन शब्दों से वाक्य बनाना भी सीख लिया। और फिर 11 वर्ष की होते होते हेलेन ने टाइप करना भी सीख लिया। इससे उसे अपने भावों को अभिव्यक्त करने का मौका मिला। यानी अंधकार में जी रही हेलेन का दुनिया से संपर्क स्थापित हो गया। फिर तो पढ़ने की उसमें ऐसी लगन जागी कि उसके लिए लकड़ी के गत्ते पर उभरे शब्दों में किताबें बनवाई जाने लगी और जिसे स्पर्श कर वह पूरी की पूरी किताब जहान में उतारने लगी। इससे पूरे विश्व में इस नन्ही सी हेलेन के डंके बज गए। वह रातों रात विश्व प्रसिद्ध हस्ती हो गई। यहाँ तक कि फिर तो अपनी लगन से उन्होंने स्नातक की डिग्री भी हासिल की। निश्चित ही यह पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इधर हेलेन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। फिर तो उन्हें समाजशास्त्र में रुचि जगी, जिससे उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई। और फिर उत्साहित हेलेन अपंगों के जीवन की बेहतरीन के लिए कुछ करने को मचल उठी। इस हेतु उन्होंने कड़ी मेहनत कर होठ व जबान की स्थिति के तालमेल से शब्दों की अभिव्यक्ति करना भी सीख लिया। अब क्या था, उन्होंने समाजवाद व अपंगों के उद्धार हेतु संबोधन देना प्रारंभ कर दिया। इसने हेलेन की ख्याति में 4 चांद लगा दिए। उन्हें सुनने व समझने के लिए हजारों की भीड़ एकत्रित होने लगी। वह होठ हिलाती और उनका ट्रांसलेटर हेलेन के जबान व होठों की स्थिति से वह क्या कहना चाहती है यह अभिव्यक्त कर देता। बस संवाद बैठ जाता। इस दरमियान हेलेन ने 12 किताबें भी लिखी। यहाँ तक कि कभी न थकने वाली उत्साहित हेलेन ने 70 वर्ष की उम्र में अपंगों के उद्धार हेतु कुल 12 वर्ष तक उत्तर पूर्व के कई देशों की यात्रा भी की। यह वाकई उनके ध्यान, उत्साह व आत्मविश्वास की पराकाष्ठा हो गई। वह जिस भी देश में जाती वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष समेत उस देश के हर क्षेत्र की सारी प्रतिभाएं उनसे मुलाकात करने को लालायित हो उठती। यहाँ तक कि 87 वर्ष में जब उनकी मृत्यु हुई उससे यहाँ तक कि 87 वर्ष में जब उनकी मृत्यु हुई उससे पूर्व अमेरिका के कुल 12 प्रेसिडेंट्स से उनका संवाद हो चुका था। आप जरा ऐतिहासिक जीवन तथा उनकी उपलब्धियों पर गौर करें। इस पूरी यात्रा में सिवाय एक केंद्रित ध्यान, उत्साह व आत्मविश्वास के और क्या है। सोचने वाली बात यह कि यदि सुपर कॉन्शियस माइंड देखने, सुनने व बोलने की क्षमता खो चुकी हेलेन को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है तो वह आम मनुष्यों के जीवन में क्या से क्या नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि जीवन में बड़ी सफलता हेतु उत्साह, आत्मविश्वास, कंसंट्रेशन वगैरह होना चाहिए। यह सभी जानते हैं। मनुष्य स्वयं भी इन सब को पाना चाहता है तथा दूसरे भी उसे मौके बेमौके इस बाबत टोकते ही रहते हैं कि ये सब अच्छे गुण बढ़ाओ। परंतु सवाल यह कि आपके चाहने या किसी के कहने से आपका उत्साह बढ़ने वाला नहीं। उससे कुछ होता तो सभी कब के उत्साह व आत्मविश्वास से भर गए होते। ये सारे गुण बाजार में भी उपलब्ध नहीं हैं, वरना तो आपने खरीद कर उनकी भरपाई कर ली होती। यह तो सीधे सीधे सुपर कॉन्शियस माइंड का स्वभाव है। उसके सक्रिय हुए बगैर आप लाख सोचे या 1000 रुपये क्यों न कर ले, आपका उत्साह या आत्मविश्वास बढ़ने वाला नहीं, ना ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। यह सब तो सुपर कॉन्शियस माइंड के सक्रिय होने पर ही संभव है तथा उसके सक्रिय होने की एक ही शर्त है और वह यह है कि आपके कॉन्शियस, अनकॉन्शियस व सबकॉन्शियस माइंड का कमज़ोर होना। मुझे उम्मीद है कि आप अब 1000 रुपये छोड़
आप में स्थित मेरे सुपर कॉन्शियस स्वरूप को सक्रिय करने पर ध्यान देंगे। और कम से कम बच्चा जिसका सुपर कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता ही है, उसके साथ व्यर्थ की छेड़छाड़ कर उसके सुपर कॉन्शियस माइंड को कमज़ोर नहीं ही करेंगे। दूसरा, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। यह मेरा स्वरूप जब अपने प्रगाढ़ रूप में प्रकट होता है तब वह स्वतः ही सभी मनुष्यों के मन से कनेक्ट हो जाता है। निश्चित ही इसके इस गुण के कारण यह स्वरूप मनुष्य जीवन को कई ऊंचाइयां प्रदान करने में भी सक्षम है। साथ ही आपके लिए राहत की बात यह कि मेरा यह स्वरूप कम या ज़्यादा ही सही, परंतु यह हर एक में कुछ न कुछ मात्रा में सक्रिय रहता ही है। अतः मेरे इस स्वरूप की सक्रियता से कई ऐसे वाक़ये बनते हैं और कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां अधिकांश लोग एक जैसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि मेरी इस बात को आप वैसे ही नहीं समझेंगे, सो मैं आपको यही बात कुछ उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने गौर किया होगा कि अचानक ही कोई गाना रातों रात सबको पसंद आने लग जाता है और फिर वह गाना हिट हो जाता है। कभी किसी नेता का दिया नारा अचानक सबको जचने लग जाता है और जिसके चलते वह देखते ही देखते बड़ा नेता बन जाता है। यानी मेरा एक वह स्वरूप भी है जहां अधिकांश लोग एक सी पसंद नापसंद रखते हैं। आपको यह बात अच्छे से समझाने के लिए मैं लेडी डायना का उदाहरण लेता हूँ। माना वह हमेशा सुर्खियों में रही, माना उनके वस्त्र व फैशन हमेशा चर्चा में रहे, माना उनकी समाज सेवाओं ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन वह कतई इतनी लोकप्रिय नहीं थी कि उनकी मृत्यु पर विश्व ही थम जाए। फिर भी कमाल यह कि पूरे विश्व ने उनकी शव यात्रा देखी। जितने लोगों ने डायना की शव यात्रा टीवी पर देखी, वह एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटे। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस एक साथ सबके कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड ने धक्का मारा। शायद अब आप मेरे इस स्वरूप की उपस्थिति व उसकी कार्यप्रणाली दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के धक्के सहना इसके सकारात्मक स्वरूप से क्रियाशील होने का सबूत नहीं है। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के धक्के सहना इसके सकारात्मक रूप से क्रियाशील होने का सबूत नहीं है। जिसका यह मन क्रियाशील हो जाता है उसे कभी ऐसे धक्कों का शिकार नहीं होना पड़ता है। उल्टा उसे तो लोगों की सामूहिक पसंद नापसंद का ठीक ठीक अंदाज़ा लग जाता है। यानी आज की प्रोफेशनल भाषा में कहा जाए तो वह लोगों की नब्ज अच्छे से पहचानने लग जाता है। अब आज के ज़माने में लोगों की नब्ज पहचानना कितना महत्वपूर्ण है यह बताने की कतई आवश्यकता नहीं। लोगों की नब्ज पहचानने व दबाने हेतु हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए मार्केटिंग सर्वे पर खर्च किए जाते हैं। कैसा प्रोडक्ट चलेगा, क्या खिलेंगे, क्या लिखेंगे तो चलेगा, चुनाव में कौन सा नारा दें तो जीतेंगे, कौन से विषय पर फिल्म बनाई जाए तो चलेगी, कुल मिलाकर भीड़ की पसंद नापसंद क्या होगी, इस पर क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या कंपनियां सब निर्भर हैं। और कहने की ज़रूरत नहीं कि जिसका यह मन सक्रिय हो गया हो वह तो लोगों की पसंद नापसंद के सीधे सीधे ही जुड़ जाता है। फिर तो वह चाहे जिस क्षेत्र में कूद पड़े, रातों रात सफलता उसके कदम चूमने ही लगती है। हालांकि लोगों की सामूहिक नब्ज पहचानना इस मन की एकमात्र विशेषता नहीं। जिसका यह मन सक्रिय हो जाता है वह दूसरा चाहे कहीं बैठा हो, भले ही उससे मिले लंबा वक्त गुजर गया हो, परंतु बावजूद इसके जरा सा ध्यान लगाने पर उसे इस समय वह क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसका भी बड़ी आसानी से अंदाज़ा हो जाता है। इसे ही आप आजकल की भाषा में
टेलीपैथी कहते हैं। इसका सीधा फायदा यह होता है कि कोई आपके खिलाफ कुछ करने की सोच रहा हो तो आपको पहले ही पता चल जाता है, और जब पता चल गया तो उससे आप सावधान भी हो ही जाएंगे। अब ऐसा मनुष्य संकट में फंसे तो भी कैसे, बस शांति व सुख उसका भाग्य हो जाता है। यही नहीं, यदि किसी व्यक्ति का कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड अपने टॉप पर सक्रिय हो जाए तो वह थोड़ा सा ध्यान लगाने पर चाहे जिसे अपने विचार बदलने हेतु मजबूर कर सकता है। कहने का तात्पर्य, जिसका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है वह सफलता व आनंद के कई शिखर स्वतः ही छू लेता है। चलो छोड़ो, यही बात मैं आपको आपके मतलब की भाषा में समझाता हूँ। यूँ भी मतलब की बात समझने में आपका वैसे ही कोई सानी नहीं। आपके सीधे मतलब की बात यह कि यह कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड सक्रिय सब में रहता है, पर फर्क उसके कमज़ोर व मजबूत होने का है। और चूंकि अधिकांश लोगों का यह माइंड कमज़ोर होता है, इसलिए जीवन भर उनका शोषण होता रहता है। इस कारण वे काम व मेहनत तो भरपूर करते हैं, परंतु बावजूद इसके सुकून और सफलता उनसे हमेशा कोसों दूर रहती है। कारण साफ है, उनके कमज़ोर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के कारण वे हमेशा सामान्य मानसिकता का शिकार रहते हैं, और इस कारण उनके भय व लोभ को सहलाकर हर कोई उनका शोषण करता चला जाता है। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, परंतु ये सारे धर्मगुरु धर्म के नाम पर आपका कितना शोषण कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा है आपको? आपके यहाँ बच्चा पैदा हो या किसी की शादी हो, कोई मर गया हो या कुछ आप उन्हीं के आसरे सब कुछ करने पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि मौके बेमौके भी वे आपको झूठे आश्वासनों के नाम पर या किसी बात से डराकर कोई न कोई धार्मिक विधि करवाते ही रहते हैं। और यह सब कुछ मुफ्त में नहीं हो रहा, हर बात की आपको दक्षिणा तो देनी ही पड़ रही है। यह कम है तो मंदिर मस्जिद व चर्च जाकर भी आपको चढ़ावा चढ़ाने की आदत इन लोगों ने लगवा ही दी है। आपको इस गुलामी के फलस्वरूप 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आज विश्व में आपके ही सहारे पल रहे हैं। यही क्यों उन लोगों के पास कितना धन हो गया है, इसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मंदिर व चर्च के पास आ कहाँ से रहा है? और यह धन उनके पास आ कहाँ से रहा है? यह सब आपके खून पसीने की कमाई है। अब सोचिए यह कि आपकी मेहनत किसी दूसरे के काम आएगी तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे कैसे? सोचिए यह कि इन सब बातों से सिवाय गुलामी व दरिद्रता के आपको मिल क्या रहा है? आप कभी इस तरह क्यों नहीं सोचते कि सभी मंदिर मस्जिद चर्च जा रहे हैं, कितनों के कष्ट दूर हो गए या कितने सुखी और सफल हो गए जो आपके हो जाएंगे। सीधी बात है, इस प्रकार के फिजूल के शोषण को आप बाध्य हैं, क्योंकि आपका कमज़ोर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड सबके प्रभाव में आ रहा है। समझ यह नहीं आता कि आप क्यों 5 करोड़ लोगों को पाल रहे हैं। थोड़ी बुद्धि यह क्यों नहीं लगाते कि जो स्वयं कुछ करने में सक्षम नहीं है और आपकी दान दक्षिणा पर जीवित है, वे आपका उद्धार क्या कर देने वाले हैं? क्यों नहीं अपने मेहनत की कमाई उन्हें देने की बजाय उनसे मेहनत करवाते और कुछ नहीं तो सब मिलकर उनसे जबरन खेती ही करवा लीजिए। देखिए अनाज के भाव पूरे विश्व में रातों रात कम हो जाते हैं कि नहीं। और फिर आपका शोषण केवल धर्म या धर्मगुरु ही तो नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य के नाम पर डरा कर कुछ डॉक्टर भी आपका शोषण कर ही रहे हैं।
कभी यह दवाई तो कभी यह टेस्ट, कभी यह विटामिन की गोली तो कभी कोई पाउडर या टॉनिक। आप कभी नहीं सोचते कि क्या वाकई आपको इन सब की ज़रूरत है। थोड़ा सा गौर करने पर आप पाएंगे कि तंदुरुस्ती व बीमारी के नाम पर भी कई लोग आपके मेहनत की कमाई लूटने में लगे हुए ही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों व उनके विचित्र प्रोडक्ट्स का तो कहना ही क्या। आपको ज़रूरत हो या न हो, वे लुभावने विज्ञापनों के जरिए आपकी उसकी आवश्यकता महसूस करवा ही देते हैं। और बच्चों को तो वे जाने कितने फिजूल के प्रोडक्ट्स जबरन जचवा देते हैं। क्या कभी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते वक्त उसकी आवश्यकता परखे हैं? नहीं, बस आप अपने कमज़ोर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के कारण अपनी क्षमता अनुसार वे सब खरीदने को बाध्य किए जाते हैं। वैसे कई शिक्षण संस्थाएं भी आपका धड़ल्ले से शोषण कर रही हैं। साधारण सुविधा व मामूली सी रेप्यूटेशन के नाम पर वे आपके बच्चों की पढ़ाई की कितनी फीस वसूल रहे हैं। समझने वाली बात यह कि इन प्राथमिक शिक्षाओं से कितनों का भला हो गया है, लेकिन भला या बुरा कौन देखता है। अभी तो समाज में रेप्यूटेशन का सवाल है। बच्चों को महंगी स्कूल में पढ़ने को डालना ही पड़ेगा, और फिर ऐसे में नेताओं का तो कहना ही क्या। एक से एक नारे व लुभावने वादे, कभी धर्म के नाम पर झगड़वाना तो कभी समाज या जाति के नाम पर, और कभी कभी तो राष्ट्र की शान के लिए झगड़वाना। आप सोचते ही नहीं कि इन सब से भी आपको हासिल क्या हो रहा है। सिर्फ आपके समय व ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है। आपकी गुलामी व आपके शोषण बढ़ते जा रहे हैं। कोई इन सब चक्रों में पड़ने से आपका जीवन स्तर थोड़े ही सुधर रहा है। चलो इन सब पर लुटाने के बाद आप अपनी मेहनत की कमाई का कुछ बचा भी लेते हैं तो रातों रात धन बढ़ाने की स्कीम बताकर लूटने वाले बचा हुआ सब कुछ लूट ले जाते हैं। कुल मिलाकर आपके हिस्से तो सिर्फ मेहनत, स्ट्रगल व टेंशन ही आते हैं। सो यदि आप इन तमाम शोषणों से बचना चाहते हैं तो झूठे आश्वासनों के चक्कर में पड़ना बंद कर दें। अपने जीवन की संपूर्ण जवाबदारी स्वयं उठाएं। सहारे खोजें ही मत। बस आपका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड मजबूत हो जाएगा। इससे आपका बेवजह बात बात पर सबसे प्रभावित होना स्वतः ही बंद हो जाएगा, और जब किसी बात या व्यक्ति से गलत प्रभावित होंगे ही नहीं तो आपका शोषण कोई कर ही कैसे पाएगा। वरना तो आपका हाल आप देख ही रहे हैं। मेहनत आप कर रहे हैं और मज़े दूसरे लूट रहे हैं। कमा आप रहे हैं और प्रगति दूसरे की हो रही है। वाकई मेरे इस कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के प्रगाढ़ता से सक्रिय न होने के कारण आपका इस कदर शोषण हो रहा है कि आपका जीवन संकट व संघर्ष का दूसरा नाम होकर रह गया है। क्यों आप इस सामूहिक सोच के शिकार हो रहे हैं? क्या आपको यह स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि जो सब सोच व कर रहे हैं वही आप भी सोच व कर रहे हैं? फिर ऐसे में आपका कुछ अलग से हो ऐसा आप सोच ही कैसे सकते हैं? सो क्यों नहीं आप अपनी अलग से सोच बनाते, समूह में शामिल ही क्यों होते हैं? समूह चाहे धर्म के नाम पर बनाए गए हों या जाति के नाम पर, या क्या फ़र्क पड़ता है? फिर चाहे वे राष्ट्र के नाम पर बनाए जाएं या आवश्यकता के नाम पर, आपका तो शोषण ही होगा। यह सीधी बात अच्छे से गले उतार ले कि आपकी दुनिया में समूहों का सिर्फ शोषण होता है। कमाल तो सिर्फ व्यक्ति करता है, क्योंकि ना तो व्यक्ति का शोषण करने में किसी को रस है और न ही कोई क्योंकि ना तो व्यक्ति का शोषण करने में किसी को रस है और न ही कोई कर सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति की यही समूह सलाम करते हैं। और यही कारण है कि व्यक्ति को यही समूह सलाम करते हैं। यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं कि व्यक्ति वह है जिसका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड मजबूत है, और समूह वह है जो अपने कमज़ोर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के कारण शोषण का शिकार है।
अतः यदि आप कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड नामक मेरे शक्ति के इस अद्भुत केंद्र को सक्रिय करना चाहते हैं तो हर प्रकार के समूह से बचें। अपने निर्णय व पसंदों में इंडिविजुअलिटी यानी निजता लाएं। अपनी आवश्यकता ठीक ठीक पहचानें। व्यर्थ के आश्रय व आश्वासन खोजें ही मत। सामूहिक उपद्रवों का हिस्सा कभी मत बने। जल्द ही आप न सिर्फ सबके भीतर क्या चल रहा है यह जान पाएंगे, बल्कि अपने अनुसार सबके विचार बदल भी पाएंगे। और सबकी सामूहिक पसंद नापसंद पर तो आपकी ऐसी पकड़ हो जाएगी कि पूछो ही मत। और हर प्रकार के शोषण बंद हो जाएंगे, वह अलग। फिर भला आपको सुखी और सफल होने से कौन रोक पाएगा। तीसरा, स्पॉन्टेनियस माइंड। मुझे उम्मीद है कि आप कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड व उसके प्रभाव को समझ गए होंगे। अब मैं आपको अपने स्पॉन्टेनियस माइंड के अस्तित्व व उसके प्रभाव के बाबत समझाता हूँ। दरअसल स्पॉन्टेनियस माइंड प्रकृति की क्षणिक चेतना का एक अंग है। जिसका यह मन सक्रिय हो जाता है, वह सोचता नहीं है, वह अपने जीवन के सारे फैसले इसी माइंड से लेना शुरू कर देता है। यह माइंड जो करने को सुझाए वह तत्काल कर देता है। फिर वह उसके लाभ हानि या अच्छा बुरा बाबत विचार नहीं करता। निश्चित ही यह बड़े भरोसे वाली बात है। कोई साहसी ही ऐसा कर सकता है। चलो साहस तो जुटा लिया जाएगा, पर पहले ज़रा यह बताओ कि यह स्पॉन्टेनियस माइंड सक्रिय कैसे होता है। दूसरा, इसका उपयोग क्या। बात तो आपकी सही है, फायदे समझ में आएंगे तो ही साहस बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सक्रिय तो यह उस व्यक्ति का होता है जो क्षण क्षण बस अपनी ही मस्ती व धुन में जीता है, जो अपनी रुचि के क्षेत्र को छोड़ दूसरे की ओर ध्यान नहीं देता। लगातार इस तरह जीने पर अचानक एक दिन उसका पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी सक्रिय हो जाता है। यह पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी उसके ही स्पॉन्टेनियस माइंड का एक हिस्सा है, जो अचानक एक दिन उसके मनपसंद के किसी भी क्षेत्र में सक्रिय हो जाता है। यहाँ गौरतलब बात यह कि संसार की सारी बड़ी सफलताएं इस पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी के ही सक्रिय होने का परिणाम हैं। फिर चाहे वह श्रेष्ठ काव्य हो या साहित्य, श्रेष्ठ नृत्य हो या संगीत, श्रेष्ठ पेंटिंग्स हो या अन्य कोई कलाकारी, या फिर कोई श्रेष्ठ प्रोडक्ट खोजना हो, या व्यवसाय के किसी क्रिएटिव आइडिया का सूझना हो, या फिर विज्ञान का कोई नया आविष्कार ही क्यों न करना हो, परंतु इनमें से कुछ भी पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी के सक्रिय हुए बगैर संभव नहीं। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि क्रिएटिविटी कुदरत का विषय है और विश्व की कोई भी क्रिएटिविटी कुदरत से ट्यूनिंग बैठे बगैर नहीं बह सकती। कोई भी क्रिएटिव कार्य सोचकर, सीमा में बंध कर या दृढ़तापूर्वक निर्णय करके नहीं किए जा सकते। क्रिएटिविटी तो भीतर से अपने नियम से आती है और बाहर बह जाती है, यानी वह पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी के सक्रिय होने पर अपने से बह जाती है। और इसलिए कोई कवि, गीतकार या अन्य कोई भी कौन सी क्रिएटिविटी कब करेगा यह तय नहीं कर सकता। ना ही वह अपनी चाह या ज़रूरत पर कोई क्रिएटिविटी कर सकता है। कोई कितना ही मजा हुआ कलाकार क्यों न हो, क्रिएटिविटी के लिए तो उसे बस भीतर से धक्के आने का इंतज़ार ही करना होता है। और क्रिएटिविटी की इसी निर्भरता को आर्टिस्ट लोग मूड के नाम से जानते हैं। जब क्रिएटिविटी उनसे नहीं होती तो वे समझते हैं कि उनका मूड नहीं है। मूड क्या है? इच्छा तो आपकी बहुत हो रही है कोई हसीन धुन बनाने की, परंतु दरअसल इस समय आपका पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी
कुछ भेज नहीं रहा है, और जब वह भेजता है तो शानदार क्रिएशंस हो ही जाते हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो क्रिएटिविटी आप कर ही नहीं सकते, नियम से उसे मैं ही भेजता हूँ। और आप भी जीवन में थोड़ा विश्व के इतिहास पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जिन्होंने भी विश्व में बड़ी सफलता पाई है वह उन्होंने अनायास ही पाई है। पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी सक्रिय हुआ नहीं कि उन्होंने कुछ नया किया नहीं, और जब नया श्रेष्ठ हो तो वह रातों रात विश्व प्रसिद्ध हो ही जाता है, चारों ओर उसकी तूती बजती ही है। यूं भी जीवन में सफलताएं हासिल ही तब होती है जब आप कुछ नया व धमाकेदार करते हैं, चाहे वह नया आविष्कार ही क्यों न हो, या फिर वह कंप्यूटर, एप्पल या फेसबुक ही क्यों न हो। नया है तो साम्राज्य है। मुझे उम्मीद है कि इतना समझाने पर आप संसार के सारे सुखी व सफल लोगों का इतिहास समझ गए होंगे तथा उनकी सफलता के पीछे छिपा कारण भी समझ गए होंगे। और यदि वाकई आप जीवन में बड़ी सफलता पाने के इच्छुक हैं तो फुर्सत निकाल कर 50 या 100 सफल व्यक्तियों की बायोग्राफी पढ़ लेना, सब अपने आप समझ जाएंगे। सो अब पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी से आगे बढ़कर मैं स्पॉन्टेनियस माइंड के वास्तविक गुण की बात करता हूँ, और इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसका कोई भी निर्णय बाह्य शक्तियों या कारणों से प्रभावित नहीं होता। वह परिस्थितियों का आकलन करने की बजाय उस क्षण उसका मन जो कहे वही कर देता है, और स्पष्ट कहूँ तो वह अपने अच्छे बुरे का निर्णय स्वयं लेने की बजाय या परिस्थितियों की एनालिसिस करके अपना हित खोजने की बजाय उस क्षण उससे मेरा यह स्वरूप क्या करने को कह रहा है उस पर ज़्यादा निर्भर रहता है। निश्चित ही ऐसे में उसके निर्णय चौंकाने वाले होते हैं। अक्सर शुरुआत में उसके ऐसे निर्णय दूसरों को गलत भी जान पड़ते हैं, परंतु अंत में जाकर वे हमेशा ठीक ही निकलते हैं, क्योंकि वे मेरे द्वारा लिए गए होते हैं। यहाँ जीवन के संबंध में एक और बात समझना आवश्यक है। आपका जीवन कहाँ जाएगा इसका निर्णय आपके किए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा ठीक निर्णय उतना ही जीवन हसीन, और यह बात शायद हर कोई जानता भी है। यही कारण है कि प्रायः सभी अपने जीवन के बड़े फैसले बड़ा सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन अकारण की बुद्धि लगा लगा कर लिए गए ऐसे निर्णय के परिणाम आप लोगों के सामने हैं। मनुष्यों की असफलता किसी से छिपी नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि ज़्यादा सोचकर या बुद्धि से लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, और इसलिए मैं आपको सही निर्णय करने का तरीका समझा रहा हूँ। सारे ठीक निर्णय हमेशा स्पॉन्टेनियस होते हैं, और यह क्षणिक निर्णय लेने की क्षमता बगैर स्पॉन्टेनियस माइंड के सक्रिय हुए नहीं पाई जा सकती है। और खुलकर बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कोई भी व्यवसायी मेरे इस स्वरूप के सक्रिय हुए बगैर बड़ा व्यवसायी कभी नहीं हो सकता। स्पॉन्टेनियस माइंड मेरा वह स्वरूप है जो हर बात का बेसिक यानी मूल जानता है, और सीधा सीधा कहूँ तो मूल में ही उसका रस होता है। वह गहरे में या कहूँ डिटेलिंग में जाता ही नहीं। बड़े बड़े डेटा या लंबे चौड़े एग्रीमेंट या ज़माने भर की इंक्वायरी या डिस्कशन में उसका रस ही नहीं होता। चंद बातें जानकर ही वह बड़े से बड़ा निर्णय हाथों हाथ ले लेता है, और यह भी ध्यान रखना कि वह ऐसे निर्णय कर फिर कभी न तो पछताता है और न ही वह कभी अपने किए निर्णयों से पलटता है। यदि आप क्षणिक निर्णय करने के बाद कभी पछताते हैं या अपने निर्णयों से पलट जाते हैं तो समझ लेना कि अभी आपका स्पॉन्टेनियस माइंड पूरी तरह सक्रिय नहीं है, क्योंकि उसका निर्णय सही ही होता है। अतः पलटने या पछताने का सवाल ही नहीं उठता है।
खैर, इस संदर्भ में यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस संदर्भ में यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ज़्यादा एनालिसिस करने वाला या डिस्कशन कर निर्णय लेने वालों को अक्सर पछताना पड़ता है, और तो और वे अपने निर्णयों से पलटने के भी आदी होते हैं। इससे उनकी साख ही धूमिल हो जाती है। वहीं अत्यधिक चर्चाओं और सोच विचार कर निर्णय लिए जाने के कारण उसमें समय का भी काफ़ी अपव्यय होता है। कुल मिलाकर जिसकी साख न बचे और जो समय का दुरुपयोग कर रहा हो, वह बड़ा व्यवसायी कैसे बन सकता है। इन सारी बातों का तारण निकाले तो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय क्षणिक मन से लेने वाला ही सफलता के शिखर छू सकता है। कई लोग स्पॉन्टेनियस माइंड के इसी गुण को इंट्यूशन या दिल की आवाज़ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ सिर्फ मेरे क्षणिक मन वाले स्वरूप की ही बात है। चौथा है अल्टीमेट माइंड। अब बचा मेरा अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण स्वरूप, यानी अल्टीमेट माइंड। इसके प्रभाव व कार्य क्षेत्र को समझना थोड़ा कठिन है, फिर भी मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ज़रा सोचिए कि आपके चारों ओर इतने उपद्रव चल रहे हैं, आपके भीतर मन व बुद्धि के इतने नाटक चल रहे हैं, पर गौर करने लायक बात यह कि कोई तो है जो यह सब देख रहा है, तभी तो उसे यह सब चलने का पता चल रहा है। सोचो, कोई तो है जिसके पर्दे पर यह सारा नाटक चल रहा है। क्या आपने कभी इस तरह से सोचा है? क्या आपने कभी चिंतन किया है कि वह कौन है? सवाल ही नहीं उठता। यदि इस तरीके से आप सोच सकते होते, तब तो आपका कब का उद्धार हो चुका होता। सो छोड़ो, अभी तो मैं आपको अपनी इस गहरी बात को थिएटर में चलने वाली किसी फिल्म से समझाने की कोशिश करता हूँ। पर्दे पर चलने वाली फिल्म कौन बनाता है? निश्चित ही प्रोड्यूसर, डायरेक्टर व एक्टर वगैरह। वैसे ही आपके जीवन की फिल्म बनाने वाले आपके मन, बुद्धि व आपके परिवेश की बाह्य परिस्थितियाँ वगैरह हैं। और जैसे प्रोड्यूसर की बनाई फिल्में किसी न किसी पर्दे पर चलती हैं, वैसे ही आपके मन बुद्धि द्वारा बनाई गई आपके जीवन की फिल्म भी एक पर्दे पर ही चलती है, और वह जिस पर्दे पर चलती है वही आपका अल्टीमेट माइंड है। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो वही आप हैं। यह अल्टीमेट माइंड है, तभी तो यह सारा खेल है। यही आपका प्राण है। एक इसके कारण आपका मन, बुद्धि, शरीर, हृदय सब सक्रिय है, लेकिन अभी इस तक आपकी पहुंच नहीं, इसलिए आप इससे अनजान हैं। लेकिन जो इस मन तक उतर जाता है वह सब कुछ पा लेता है, क्योंकि फिर उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर तो जैसे फिल्म में कितने ही उतार चढ़ाव आ जाएं, कितने ही सुख भरे सीन आ जाएं या कितने ही दुख भरे सीन आ जाएं, पर पर्दे को उससे क्या। वैसे ही जो इस मन तक पहुंच गया, फिर उसे उसके जीवन की फिल्म में कितने ही उतार चढ़ाव आ जाएं, उसे क्या। यानी उसकी मस्ती, शांति व प्रसन्नता पर अब कोई खतरा नहीं। और ध्यान रहे, यदि कोई मनुष्य इस अल्टीमेट माइंड की ऊंचाई तक पहुंचा है, तो वह वहां पहुंच भी सारे शक्तिशाली मनों से गुजरकर ही जाता है। यदि कोई मनुष्य इस अल्टीमेट माइंड की ऊंचाई तक पहुंचा है, तो वह वहां पहुंचा भी सारे शक्तिशाली मनों से गुजरकर ही है। अर्थात एक के बाद एक मेरे शक्तिशाली केंद्रों को सक्रिय कर ही वह यहाँ तक पहुँचा है, और इसी कारण वह शक्ति के उन सारे केंद्रों की फितरतों से वाकिफ़ भी है। अतः ज़रूरत पड़ने पर वह उन केंद्रों का जब और जैसा चाहे उपयोग भी कर सकता है।
और इसका एकदम सीधा अर्थ निकालना चाहें तो कह सकते हैं कि एक तरीके से उसका मानव जगत पर साम्राज्य हो जाता है। मैंने निश्चित ही संक्षिप्त में व यथासंभव सरल भाषा में इस मन बाबत आपको बताया। उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। इसके साथ ही मेरे विभिन्न स्वरूपों व उनकी कार्यप्रणाली तथा प्रभाव के बाबत यह चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।